नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे पहली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए और इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। सियासत में चल रहे पोस्टर वार के बीच में एक और पोस्टर को लेकर हंगामा मच गया है। इस बार जो पोस्टर है वो समाजवादी पार्टी के सामने ना लगकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने लगा है। इस पोस्टर में लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, ना अली चाहिए बजरंग बली चाहिए, करहल से लेकर अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी पर तमाम पोस्टर लगे थे, वहीं पर भाजपा के भी बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर अभी तक सुर्खियों में रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगा है उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र तिवारी ने लगवाया है। देवेंद्र तिवारी गौ सेवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस पोस्टर के जरिए वह समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के सामने एक पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था अली भी चाहिए बजरंग बली भी चाहिए। ऐसे में उस पोस्टर का जवाब देते हुए भाजपा नेता ने कि अली नहीं बजरंग बली चाहिए करके सियासत को गर्म कर दिया है और पोस्टर वार में एक और वार समाजवादी पार्टी पर करते हुए एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। लोक सेवा आयोग में जो अभ्यर्थी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन भी पूरे दिन जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ जो छात्राएं हैं वो भी शामिल हैं। उनकी एक डिमांड है 1 डे 1 एग्ज़ाम और नॉर्मलाइजेशन का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। लगातार जो अधिकारी हैं उनकी कोशिश है उनके साथ बातचीत करके उन्हें समझाने बुझाने की, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि एक दिन में ही परीक्षा कराई जाए। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अभ्यर्थियों की जो डिमांड है वो अभी भी बनी हुई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कल पूरे दिन और रात में भी वो जमे रहे थे। आज भी पूरा दिन लगभग बीतने को है और अभ्यर्थी पूरी तरीके से अभी भी जमे हुए हैं। उनका कहना है कि आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो उनकी डिमांड है उसको मानना चाहिए। पिछले दिनों भी उन्होंने अपनी डिमांड के लिए प्रदर्शन किया था, उसके बाद भी तारीखों का ऐलान कर देना इस बात का सबूत है कि अभ्यर्थियों की जो भावना है उसका आयोग ने बिल्कुल सम्मान नहीं किया। अब आने वाले दिनों में आयोग क्या निर्णय करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का आक्रोश भी लगातार बढ़ा रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अब छात्रों के इस प्रदर्शन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा है अखिलेश ने, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। अभ्यर्थियों के आंदोलन और लाठीचार्ज पर अब यूपी में सियासत तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और सवाल किया है, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। तो इसी बीच कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने छात्रों को सफाई बताया है और एक ड्रामा कह डाला है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर यूपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में
प्रदर्शन शुरू किया, जिस पर उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज के बाद यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज की निंदा किया है और साथ ही साथ यह कहा है कि बीजेपी सरकार छात्रों को रोजगार और नौकरी नहीं देना चाहती है। यह सांप्रदायिक माहौल बनाकर लोगों को उलझाए रखना चाहती है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है कि एक साथ भाजपा सरकार चुनाव कराने का दम भरती है, लेकिन एक साथ परीक्षा नहीं कराती। यह सिर्फ एक ढोंग है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं और चिंताजनक है। जो अधिकारी हैं उनकी मांगों को तुरंत सुने। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक अजीबोगरीब बयान दे डाला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो प्रदर्शन है यह सफाई ड्रामा है। उन्होंने यह कहने की कोशिश की है कि जो प्रदर्शन चल रहा है इसके पीछे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का हाथ है। फिलहाल अब जिस तरह से प्रदर्शन मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इन सब के बीच सरकार का क्या एक्शन रहता है यह समय बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर दीपक मणि पर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। ब्रजेश पाठक जी ने आज एक्स पर हैंडल करा है। इसके बाद उन्होंने जो हमीरपुर में तैनात हैं दीपक मणि, डॉक्टर दीपक मणि 6 रोग पे हैं, जो लगातार उनकी शिकायतें पाई जा रही थी। इसी को लेकर जो राष्ट्रीय प्रोग्राम होना था उस पर भी शिकायत पाई गई। उसी को लेकर जिला अधिकारी ने शासन को पत्र लिखा। इसके बाद उन्होंने जो प्रोग्राम होना था वो प्रोग्राम नहीं हुआ। इसी को लेकर हमीरपुर के जिला अधिकारी ने शासन द्वारा पत्र लिखने के बाद जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है इस मामले को संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर जांच बैठाते हैं और जांच कमेटी भी बैठाते हैं। और इससे पहले भी उनकी कई शिकायतें आई थी। इससे पहले भी वो सरीला रहे हैं और राट रहे हैं, तो चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी को लेकर जो इस समय वर्तमान में हमीरपुर में दीपक मणि तैनात है उनके ऊपर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने जांच कमेटी बैठाकर उनके ऊपर जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह कार्रवाई की जाती है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसे लेकर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने आज महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा की है और क्या कुछ तैयारियां की गई है महाकुंभ को लेकर, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शोएब रिजवी। प्रयागराज में लगने वाले 2025 कुंभ को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और उसको जांचने परखने के लिए आज मुख्य सचिव और डीजीपी संगम नगरी प्रयागराज आए। बाकायदा उन्होंने अधिकारियों के साथ एक लंबी बैठक की। बैठक में तमाम विभागों के कार्य की प्रगति को जाना। चूँकि अब जो समय है वो बहुत कम समय है, डेडलाइन जो बनाई गई है उस समय सीमा पर किस तरह से कार्य को पूरा करना है, इन तमाम चीज़ों पर लंबी मैराथन बैठक हुई। उसके बाद अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए। यही नहीं, बाकायदा भौतिक निरीक्षण के लिए वो ग्राउंड पर भी उन तमाम जो पक्के कार्य हैं उसको कराए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए वो गए। चूँकि मेले में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और इस बार का जो मेला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्य और भव्य कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी को लेकर के तैयारियों का जो दौर है वो जारी है। अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं वो समय पर हो जाए। और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी खुद आए थे। बाकायदा परेड में जो CCC कार्यालय है वहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की। तमाम जो विभाग के कार्य हैं उनकी क्या प्रगति है, किस तरह से काम को पूरा करना है। साथ ही साथ जो डीजीपी हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को इस बार किस तरह से और बेहतर करना है, किस तरह से नई जो मशीनरी है उसका सही से उपयोग करना है, इन तमाम चीज़ों पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, जो समय सीमा है उस पर ये काम कैसे पूरा होगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी मुख्यमंत्री एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक करके काम की प्रगति जानने के लिए संगम नगरी आएंगे। फिलहाल अभी जो संगम का काम है वो बहुत तेज़ी से मेले में हो रहा है और आने वाले दिनों में जो समय सीमा उम्मीद की जा रही है कि काम पूरा कर लिया जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज।
क्या कुछ बीजेपी ने तैयारी की है उपचुनाव को लेकर, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। विधानसभा उपचुनाव का रन और तेज होने चला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने माइक्रो लेवल रणनीति के तहत प्रवासी वोटों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने एक ऐसी सूची तैयार करी है जो दूसरे शहरों में, यदि चाहे दिल्ली हो, गुड़गांव हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो, जहां पर केदारनाथ विधानसभा के वोटर्स रहते हैं, उनकी सूची बनाना शुरू कर दिया ताकि उनको वापस उत्तराखंड लाया जा सके, मतदान के दिन उनको वोट करवाया जा सके। बीजेपी ने उसके लिए बाकायदा अपनी मीटिंगें करना शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अब भी अपने प्रदेश प्रभारी का इंतजार कर रही है, जो उनकी स्टार प्रचारक है। इस चुनाव को लेकर अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन वो अभी तक उत्तराखंड के दौरे पर नहीं आई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही है, लेकिन साथ ही अपनी रणनीति के माध्यम से वोटरों को लुभाने का काम भी कर रही है ताकि इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सके। दोनों ही दल जीत का दावा भी कर रहे हैं। ऐसा देखना यह होगा कि जो अब समय बचा है 20 नवंबर को जनता किस मतदाता यानी किस के आधार पर अपना वोट करती है और किस दल को अपना समर्थन देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां न्यायालय के कोर्ट रूम में बीते 29 अक्टूबर को हुई वकीलों और जिला जज के बीच तनातनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब इस पर क्या कुछ अपडेट है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रथम चौधरी। वकीलों का आंदोलन लगातार जारी है। बता दें, मंगलवार को गाजियाबाद पर बार एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय के सामने दोपहर 12 बजे एक बार फिर से रोड जाम कर दिया। इस विवाद की शुरुआत 29 अक्टूबर को हुई थी, जब वकील और जज में बहस हो गई। इसी के बीच पुलिस ने उनके पर लाठीचार्ज किया। इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उनकी मांग यह है कि जिला जज का तुरंत ट्रांसफर किया जाए और जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको बता दें कि 16 नवंबर को वकीलों ने घोषणा की है कि गाजियाबाद में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा के वकील भी शामिल होंगे और एक नई रीति का फैसला किया जाएगा। वकीलों का कहना। वैसे ही आपको बता दें कि अब तक आपने गुंडों की दबंगई के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको बताएंगे कि आबकारी विभाग के सरकारी बाबू की दबंगई सामने आई है, जिसे लेकर काफी हड़कंप भी मच गया है। लेकिन ये दबंगई का क्या है पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी। इस वक्त हम आबकारी ऑफिस पे खड़े हुए हैं। ये हरदोई जिले का आबकारी ऑफिस है। ये आपको बता दें कि लगातार आबकारी विभाग की लापरवाही सामने नजर आ रही है। अभी 2 दिन पहले ही एक आबकारी इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो कि 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। अब दूसरा आपको बता दें कि अभी ताजा मामला एक आया है कि एक अदिति मॉडल शॉप है, वहां पर यहाँ के विजय बाबू वहां पहुंचे और उसके बाद में वहां पे जब खाया पिया हो तो पैसे मांगने की बारी आई तो उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। उनके साथ उनका भांजा। खबर मैनपुरी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। क्या कुछ हुआ है, ये लापरवाही का क्या है पूरा मामला, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बड़ी सामने आई है। आपको बताते चले, मैनपुरी के पोस्टमार्टम हाउस पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हो गया था, जिस महिला के शव में कीड़े पड़ गए थे, मगर स्वास्थ्य विभाग की किसी भी मामले को संज्ञान नहीं लिया गया। स्थानीय लोगों को जब इस शव की बदबू दुर्गंध महसूस होने लगी तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने हालांकि मौके पर पहुंचकर शव को देखा तो शव की हालत जो है बहुत खस्ता हालत में देखी गई और उस शव में, महिला के शव में कीड़े भी पड़ गए थे। इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि मैनपुरी के जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं पूर्ण रूप से बदहाल हो चुकी हैं। इस मामले को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाता है तो सीएमएस से लेकर सीएमओ से लेकर और जो भी संबंधित कर्मचारी अधिकारी होंगे उन पर गाज गिराने का काम करेंगे। मैनपुरी के जिला। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बीते दिनों अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद आरपीएफ, जीआरपी और बम स्क्वाड टीम ने तत्काल मामले में कार्रवाई करते हुए स्टेशन परिसर की चेकिंग कर दी थी। इसी दौरान
जीआरपी और आरपीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों के द्वारा ये धमकी दी गई है वे कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जीआरपी के द्वारा जानकारी दी गई थी कि एक टेम्पो में सवार 2 युवकों के द्वारा जिक्र किया जा रहा था कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाया जाएगा, जिसके बाद उनके द्वारा ये जिक्र भी की सामने आया कि वे दोनों ही एमयू के छात्र हैं। जिसके बाद जीआरपी ने तत्काल मामले में संज्ञान लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया था। हालांकि इस चेकिंग अभियान में कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु सामने नहीं आई थी, जिसके उपरांत जीआरपी ने तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर मोहम्मद वसीम से संपर्क साधा और उनको 2 फोटो प्रोवाइड कराए और उनसे। खबर कासगंज से है, जहां से एक दर्दनाक आपको बताएं घटना सामने आई। मिट्टी की दीवार गिरने से 3 महिला सहित एक लड़की की मौत हो गई। लेकिन कैसे हुआ यह हादसा, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक शर्मा। मिट्टी की ढाई गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कासगंज कोतवाली शहर के मोहनपुरा कस्बे के पास जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उसके पीछे जो आपका हाईवे, नेशनल हाईवे निकल रहा है, 6 लेन जो बन रहा है, वो अभी बन रहा था, उसमें मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था। तभी देवठान पे कुछ हिंदू समाज की महिलाएं हैं, मिट्टी अपने घर को लीपने के लिए वो पीली मिट्टी को लेने गई तो उन्होंने खुदाई कर दी। लेकिन तभी वो मिट्टी की ढाई जब नीचे से कटी तो अचानक ऊपर से मिट्टी की ढाई गिरने से उसमें 1 दर्जन से अधिक लोग दब गए। मौके पे जब चीख पुकार मची तो स्थानीय जो खेत में लोग काम कर रहे थे उन्होंने वहां लोगों को निकाला, जिसमें 10 से ऊपर लोगों को निकाल कर कासगंज जिला चिकित्सालय भेजा। तथा जैसे ही सूचना जनपद के आला अधिकारियों को हुई तो जिलाधिकारी मेगा रूपम तथा पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक अपने लाभ लश्कर के संग घटनास्थल को रवाना हो गई। वहीं पे मौके पे जेसीबी व अन्य साधनों से उन घायलों को निकाला गया, जिसमें सभी घायलों को कासगंज जिला चिकित्सालय लाया गया, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। तथा जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया तो इसमें 4। खबर देहरादून से है, जहां थाना कैंट के इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। कैसे हुआ यह हादसा और कितनी जनहानि हुई, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बस खाई में गिरी थी और जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे से उत्तराखंड राजधानी देहरादून में एक और हादसा सामने पेश आया है, जिसमें एक कार और एक ट्रक की टक्कर हुई है और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन लगातार इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं अपने आप में एक सरकार को भी चुनौती देते हैं कि इस तरह के हादसे लगातार क्यों बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हादसा अभी इस समय पेश आया है उसमें जो बताया जा रहा है वो 6 लोगों की जो मौत हुई है वो छात्र और छात्राएं थे। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो भर्ती है युवक, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर उसके इलाज के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं उसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं स्थिर बनी हुई है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। और वहीं देखिएगा कि इस तरह के हादसे होना उत्तराखंड में एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते भी हादसे देखने को मिलते हैं और लगातार इस मैदानी क्षेत्र। अगली खबर आगरा से है, जहां बातचीत के बहाने टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ है पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जिशान अहमद। पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी मां के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया था। उसने ठेकेदारी के नाम पर 5 लाख रुपए का बैग कार से लेकर रफू चक्कर हो गए थे, जिसके बाद थाना हरिपर्वत पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। जिसके बाद आज डीसीपी सिटी सूरज राय ने इस घटना का खुलासा किया है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से इटावा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। क्या है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता वंदना सिंह।
इटावा शहर में कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से 4 शव बरामद हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरहीपुरा मोहल्ला की, जहां पर कल एक कमरे से एक ही घर से एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। दरअसल मामला ये है कि एक सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा, जिसने अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे समेत 4 लोगों को नींद की गोली खिला के सुलाने के बाद मौत के घाट उतार दिया है। मामला संज्ञान में इसका तब आया जब एक सोशल मीडिया पर एक स्टेटस पाया गया कि सब। खबर झांसी से है, जहां रेलवे के वैगन रिपेयर वर्कशॉप में रेलवे के लोहे से भरा ट्रक डीजल इंजन से टकरा गया। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। रेलवे वर्कशॉप पर शंटिंग यार्ड में एक बड़ा हादसा हो गया। मैं आपको बता दूं कि शंटिंग के दौरान रेलवे लाइन पर एक इंजन खड़ा हुआ था, जिसमें एक ट्रक टकरा गया। ट्रक में लोहा भरा हुआ था। जैसे ही ट्रक इंजन से टकराता है तो रेलवे वर्कशॉप में अफरा तफरी मच जाती है। तत्काल सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचते और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक और इंजन को अलग करा पाते हैं। इस घटना के बाद तुरंत ही रेलवे वर्कशॉप के अधिकारी। खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम पंचायत देवीपुर में पीसीएफ धान क्रय केंद्र पर 2000 कुंतल से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है, तो वहीं दर्जनपुर कला में क्रय केंद्र पर ताला लटका हुआ है। लेकिन क्यों, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। मंडियों की अगर बात करें, मंडियों के द्वारा जो अधिकारी लोग हैं बिल्कुल लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमको बता दें, पीलीभीत में क्रय केंद्रों की बात की जाए, क्रय केंद्र में किसान लोग परेशान हो रहा है। जैसे कि नमी कर करके धान वापस कर दिए जा रहे थे। वहीं नई पीलीभीत से खबर निकल के आ रही है, जैसे कि हमको बता दें, पीलीभीत के जो क्रय केंद्र उनमें ताला लटकता नजर आ रहा है। क्रय केंद्र पर प्रभारी इंचार्ज नहीं पहुंच पा रहे, जिसकी वजह से किसान मजबूरन होकर करके बिचौलियों के धान बेचने के लिए मजबूर हो रहा है और बाद में मंडियों में, मिलों से मंडियों में जाकर करके तौल करवा रहे हैं और पूरा मुनाफा। खबर झांसी से है, जहां एसडीएम की गाड़ी पर महिला डांसर ने डांस किया और उसका वीडियो भी वायरल हो गया। क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी में एसडीएम की गाड़ी पर एक महिला डांसर और एक युवक का डांस इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जानकारी ली गई तो जानकारी प्राप्त हुई कि बड़ा गांव थाना क्षेत्र में यह गाड़ी किसी प्रोग्राम में गई हुई थी। जब इस बारे में एडीएम वरुण पांडे जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी बीड़ा में एक अधिकारी के पास लगी हुई है और ये गाड़ी प्राइवेट कंपनी से लगवाई गई है। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।